हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कन्वर्सेशंस। दोस्तों, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो जो अक्सर एक कॉमन परसेप्शन है वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी हमें इवेंट्स बताती है, इवेंट्स का प्रेडिक्शन करती है, किस तरह के इवेंट्स फ्यूचर में हो सकते हैं, किस तरह के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हमारी मैरिज कब होगी, हमारी जॉब कब लगेगी, कौन सा टाइम हमारे लिए शुभ है, कौन सा टाइम किसी काम को करने के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह का एक कॉमन परसेप्शन है, कॉमन विचार है कि एस्ट्रोलॉजी ये सब काम करती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इन सब के अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबको बताती है, और वो है हमारे खुद के बारे में, हमारी खुद की पर्सनैलिटी टाइप के बारे में। तो एस्ट्रोलॉजी किसी तरह का कोई मिस्टिक साइंस इस तरह का नहीं है जिसे आप अपनी डेली लाइफ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप अपने पर्सनैलिटी टाइप को अपने ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग, एस्ट्रोलॉजी के रूल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं, तो आप एवरीडे लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एजुकेशन चॉइसेस में, अपने करियर चॉइसेस में, और इन सब से भी इम्पोर्टेंट अपने रिलेशनशिप्स को चूज़ करने में और उन्हें मैनेज करने में। रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप खुद को समझते हैं तो आप उन लोगों के साथ एसोसिएट हो सकते हैं जो आपको कंडक्टिव हैं, आपकी ग्रोथ के लिए कंडक्टिव हैं, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए कंडक्टिव हैं, और आप एक बेटर लाइफ इससे स्पेंड कर सकते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी एक पूरी तरह से अप्लाइड साइंस है जो सबसे पहले किसी भी इवेंट को बताने से पहले, किसी भी कॉम्बिनेशन टाइमिंग ऑफ इवेंट को बताने से पहले आपको बताती है आपके बारे में, आपके खुद के बारे में। एस्ट्रोलॉजी का जो ज़ोडिएक साइन है, 12 ज़ोडिएक साइन है जो हमारा चार्ट बनता है, उसमें जो पहला भाव होता है वो होता है लगन भाव। ये आपको नेटिव के बारे में बताता है, नेटिव कैसा दिखता है, कैसा सोचता है, क्या उसकी बेसिक नेचर और बेसिक पर्सनैलिटी टाइप रहेगी। अगर आप खुद को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप बहुत ईजीली अपनी लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं बाय चेंजिंग योर एवरीडे डिसीजंस। आज हम बात करेंगे बेसिक पर्सनैलिटी टाइप्स की, और इसको किस तरह से अप्लाई करके स्पेसिफिकली बात करेंगे रिलेशनशिप्स की, किस तरह की आप इनको रिलेशनशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आपका एलिमेंट, आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है। सबसे पहले देखते हैं कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, उनको किस तरह से डिवाइड किया गया है। ज़ोडिएक में 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों में ही हर तरह के व्यक्ति को क्लासिफाई किया गया है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको आप इन 12 राशियों में क्लासिफाई कर सकते हैं। इन 12 राशियों को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 ग्रुपिंग्स में। 4 की 3 ग्रुपिंग्स हैं। सो 1 नंबर राशि से, मेष राशि से कर्क राशि तक ये हमारा एक ग्रुप है। सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक ये हमारा दूसरा ग्रुप है। धनु राशि से लेकर मीन राशि तक ये है हमारा तीसरा ग्रुप। तो 4 एलिमेंट्स की 3 साइकिल्स हैं जो हमारा पूरा ज़ोडिएक बना रही हैं। ब्रॉडली आप दुनिया के हर व्यक्ति को इन 12 में से किसी एलिमेंट में क्लासिफाई कर सकते हैं। किसी का वो एलिमेंट हैवी हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन प्लैनेट्स उसको किस तरह से, किस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। किसी किसी केस में वो मिक्स्ड एनर्जीज की तरफ लेकर जाते हैं। किसी किसी चार्ट में बहुत ही क्लियर इंडिकेशन होता है, कोई एलिमेंट इतना हैवी होता है कि आप देखते ही बता सकते हैं कि ये व्यक्ति किस राशि का व्यक्ति है और कौन सा प्लैनेट इस व्यक्ति की बेसिक नेचर या बेसिक पर्सनैलिटी को डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि वो प्लैनेट इतना विजिबली आपको नज़र आता है जब आप किसी को देखते हैं या उससे बात करते हैं। तो देखते ही हमें ये पता लगता है कि इस व्यक्ति के जो चार्ट है, जो बर्थ चार्ट है, उसमें कौन सा प्लैनेट पूरी तरह से डोमिनेटिंग है, कौन सी राशि पूरी डोमिनेटिंग है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 4 एलिमेंट्स कौन से हैं जिनको 3 ग्रुपिंग्स में करके 12 राशि में डिवाइड किया गया है। ये 4 एलिमेंट्स हैं फायर, अर्थ, एयर और वाटर। ये 4 तत्व हैं जिनको 3 की साइकिल में रिपीट करके 12 का हमारा ज़ोडिएक बनाया गया है। 12 राशियों में बांटा गया है हमारे पूरे ज़ोडिएक को। जो पहली 4 हमारी एलिमेंट्स हैं, जो पहला 4 ग्रुप है, यहाँ पर जो नेटिव है, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का हो,
उसकी जो थिंकिंग है वो मोस्टली रहती है इंडिविजुअल बेस्ड, चाहे वो फायर एलिमेंट का है, चाहे वो अर्थ एलिमेंट का है, चाहे वो एयर एलिमेंट का है, वाटर एलिमेंट का है। उसकी जो बेसिक थिंकिंग है वो इंडिविजुअल तक ही लिमिटेड रहती है। दूसरे ग्रुप में जो सिंह राशि से शुरू होता है और वृश्चिक राशि तक चलता है, यहाँ पे जो नेटिव रहते हैं उनकी जो विजन होती है, जो ब्रॉड थिंकिंग होती है, वो इंडिविजुअल से थोड़ी ऊपर होती है और एक कम्युनिटी तक होती है। धनु राशि से शुरू होकर मीन राशि तक जो हमारा तीसरा ग्रुप है 4 एलिमेंट्स का, यहाँ के जो नेटिव्स होते हैं इनकी ब्रॉडेस्ट विजन होती है। ये बहुत बड़ा ही एक विजन लेकर चलते हैं, वो अच्छा लेकर चलते हैं, बुरा लेकर चलते हैं, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है दैट इज़ अ सेपरेट मैटर। लेकिन इनका जो सोचने का नज़रिया होता है वो इंडिविजुअल तक नहीं रहता, जितना ब्रॉड जा सकता है ये उतना ब्रॉड सोच के चलते हैं। किस तरह से सोच के चलते हैं इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम इस पहले ग्रुप को, जिसमें है मोस्टली इंडिविजुअल ओरिएंटेड लोग, जिनका पूरा फोकस है कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उनका जो मेजरली फोकस रहेगा वो अपने तक रहेगा, अपने बहुत ही लिमिटेड सर्कल तक रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फायर एलिमेंट की। फायर एलिमेंट मेष राशि से शुरू होता है। जो पहला ग्रुप है उसमें फायर एलिमेंट है मेष राशि। दूसरा फायर एलिमेंट जो दूसरी साइकिल से शुरू होता है वो है सिंह राशि का। तीसरा एलिमेंट है फायर का, वो है धनु राशि का। तो पहली, पांचवी और 9वीं राशि, ये तीनों ही राशियां फायर एलिमेंट की हैं और फायर एलिमेंट भी प्रोग्रेसिव है। मेष राशि का जो फायर एलिमेंट है वो लिमिटेड है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तक, पर्सनल असाइनमेंट्स तक। सिंह राशि का जो फायर एलिमेंट है वो कंसर्न्ड है एक कम्युनिटी तक, जो उनकी पर्सनल कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी को वो टेक केयर कर रहे हैं, वहाँ तक सिंह राशि वालों का सोचने का विजन रहता है। इसके बाद धनु राशि फायर एलिमेंट है। ये ब्रॉडेस्ट विजन लेकर चलते हैं फायर एलिमेंट के साथ। फायर एक डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है, ये कोई कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट नहीं है। फायर का काम है जलाना, तो ये डिस्ट्रक्शन की तरफ ही है, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन प्रोडक्टिव हो सकती है। अगर आपको कहीं रास्ता बनाना है तो आपको फायर एलिमेंट की रिक्वायर्ड है। फायर एलिमेंट जब अपना काम कर देगी, जब फायर एलिमेंट वाले लोग अपना काम कर देंगे, उसके बाद दूसरे एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट उस चीज़ को उसके बाद कंस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाएगा। एयर एलिमेंट उसको डेवलप करेगा और जो वाटर एलिमेंट है वो उसको नर्चर करेगा और आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से हमारी साइकिल चलेगी, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्हीं 3 फायर एलिमेंट्स की राशियों के बारे में। मेष राशि इम्पल्सिव साइन है। इनकी जो इम्पल्शन है, जो इनका एग्रेशन है, जो इनका काम करने का तरीका है, जो एक्शन है, वो मोस्टली ओरिएंटेड है कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इनको क्या असाइनमेंट दी गई है, इनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। मेष राशि का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हम पॉपुलर कल्चर से ले सकते हैं, बाहुबली मूवी से। बाहुबली मूवी में सेनापति कटप्पा हैं, वो एक टिपिकल मेष राशि के फायर एलिमेंट के व्यक्ति हैं। जैसे ही जो हमारा राज्य है वहाँ पर विद्रोह होता है और जो राज्य की राजा हैं टाइम की, शिवगामी देवी, वो ऑर्डर देती हैं कटप्पा को कि कटप्पा, ये जो हमारे विरोधी हैं, इन्होंने दे हैव ट्रीजन, इन्होंने देश के साथ राजद्रोह किया है, तो इनको मार दो। अब हमारे जो सेनापति कटप्पा हैं, ना वो लेफ्ट देखते हैं ना राइट देखते हैं, कितने लोग हैं सामने, क्या इसका रिजल्ट हो सकता है, क्या ये रिजल्ट अच्छा रहेगा, क्या इसका कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा, या ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ही मारा जाऊंगा। तो सेनापति कटप्पा ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। उन्हें सिर्फ एक बात समझ आती है कि मुझे एक आदेश मिला है राजा का कि ये दुश्मन है और इनको मुझे मारना है, और सेनापति कटप्पा अपना काम करते हैं। यही स्वभाव रहता है मेष राशि वालों का। उन्हें सिर्फ काम करना है, जो उन्हें बताया गया है, जिस अथॉरिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया है उसका
अगर आदेश हुआ, वहाँ से उनको अगर ये इंस्ट्रक्शन मिली कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपको करना है, तो मेष राशि फायर एलिमेंट के जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट प्लस माइनस अच्छा बुरा नहीं सोचते और अपने अकॉर्डिंग जो काम इनको करना है वो कर देते हैं। तो ये है मेष राशि के लोग, फायर एलिमेंट के लोग। ये है इनिशियल स्टेज ऑफ फायर एलिमेंट। यहाँ पे फायर एलिमेंट डेवलप हो रहा है, ये ग्रोइंग फायर है, इसे आप एक उठती हुई चिंगारी कह सकते हैं कि ये फायर स्टार्ट हो रही है। इसको अब कुछ नहीं पता, ये किसी को भी जला सकती है, सामने कौन है क्या है ये इनको इसका फर्क नहीं पड़ेगा, ये किसी को भी जला सकते हैं प्रोवाइडेड दे आर गिवन एन ऑर्डर। तो ऑर्डर अब इनको कौन दे रहा है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। तो ये है मेष राशि। दूसरा फायर एलिमेंट है हमारा सिंह राशि का, 5 नंबर राशि का। सिंह राशि का टिपिकल एग्जाम्पल फिर से बाहुबली मूवी से ही है, ये है शिवगामी देवी। तो राजा है शिवगामी देवी और बहुत ही क्लेवर भी हैं। इन्हें पता है कि इनके राज्य में विद्रोह हो रहा है, उस पर भी इनकी नज़र है और उसको कैसे मैनेज करना है इसके लिए भी ये प्रिपेयर्ड हैं। सो ये भी फायर एलिमेंट है, लेकिन ये जो फायर एलिमेंट है ये चारों तरफ अपनी सराउंडिंग्स में देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, डिसीजन भी मेक कर रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। इसी फायर एलिमेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो भी हम शिवगामी देवी में ही देखते हैं। जब अपने ईगो हर्ट होने पर वो बहुत ही गलत डिसीजंस लेती हैं जिसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी होता है। इसी का ही हम आगे देखें तो यही शिवगामी देवी जब एक गलत ऑर्डर देती हैं कटप्पा को, सो कटप्पा उसको भी इवेल्युएट नहीं करते कि भाई ये ऑर्डर मुझे फॉलो करना है या नहीं करना, उसे भी वो इवेल्युएट नहीं करते। उन्हें सिर्फ ये पता है कि मुझे ऑर्डर मानना है। तो शिवगामी देवी एक टिपिकल सिंह राशि की व्यक्ति हैं, सिंह राशि की नेटिव हैं, जो यूजुअली जस्ट हैं। उन्हें राज्य का लालच नहीं है कि राज्य मुझे अपने पास रखना है, राज्य अपने बेटे को देना है। सो शी इज़ कंसर्न्ड अबाउट द किंगडम एज अ होल, अपने राज्य के प्रति चिंतित हैं, राज्य के बारे में सोच रही हैं और डिसाइसिव हैं, रॉयल हैं, हर तरफ उनकी नज़र है। अगर उनके राज्य में किसी तरह का विद्रोह हो रहा है उसके बारे में भी उन्हें पता है। सो सिंह राशि की टिपिकल एग्जाम्पल है शिवगामी देवी। तीसरा एलिमेंट फायर एलिमेंट है, वो है धनु राशि। तो फायर एलिमेंट यहाँ पर धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। मेष राशि का फायर एलिमेंट इट्स अ राइजिंग फायर, ये फायर अभी ग्रो हो रही है। सिंह राशि का जो फायर एलिमेंट है दैट इज़ अ मैच्योर फायर एलिमेंट। ये फायर एलिमेंट इवेल्युएट कर सकता है चीज़ों को, अपनी सराउंडिंग्स को, और बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। लेकिन ये एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेबल है ईगो क्लैशेस से, ईगो हर्ट होने से ये गलत डिसीजन भी ले सकता है। तीसरा जो फायर एलिमेंट है, जो नेक्स्ट लेवल है फायर एलिमेंट की प्रोग्रेशन में, वो है धनु राशि का। धनु राशि का टिपिकल एग्जाम्पल बाहुबली मूवी से ये है महेंद्र बाहुबली। बाहुबली इवेल्युएट कर रहे हैं, अच्छे सेनापति हैं, अच्छे फाइटर हैं, लेकिन इसके साथ ही उनकी इवैल्यूएशन भी पूरी है। धनु राशि का जो सिंबल है वो भी एक आर्चर है। सो हाफ पार्ट इसका हॉर्स है और हाफ पार्ट इसका इस ह्यूमन जो एक आर्चर है, तीरंदाज है। धनु राशि जुपिटर की राशि है, तो धनु राशि का जो फायर एलिमेंट है ये पूरी तरह से डेवलप्ड फायर एलिमेंट है। धनु राशि के एलिमेंट के जो लोग हैं वो जब कोई एक्शन करते हैं तो चाहे देखने में ये लगे कि ये बहुत ही रैंडम एक्ट है, कुछ बहुत ज़्यादा इसमें सोच विचार नहीं किया, लेकिन इस राशि के लोग पूरी तरह से अवेयर होते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और पूरी तरह से वो इवैल्यूएट कर चुके होते हैं अपने एक्शन को कि इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और वो पॉसिबिलिटीज़ उन्हें किस किस तरफ से लेके जा सकती हैं, क्या क्या उनको रिजल्ट मिल सकते हैं। बाहुबली के लाइफ से इस मूवी में 2-3 इंस्टेंस हमें देखने को मिलते हैं जहाँ से हमें ये पता लगता है कि वो पूरी तरह से धनु राशि ओरिएंटेड पर्सन है, फायर एलिमेंट है और धनु राशि का फायर एलिमेंट है। जब बाहुबली पहली बार राज्य में जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं जहाँ देखते हैं कि बहुत सारे डैम बने हुए हैं पानी को रोकने के लिए, सो उसी टाइम उनकी कैलकुलेशन में वो चीज़ें आ जाती हैं कि यहाँ पर
क्या क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, अगर किसी टाइम यहाँ पर कुछ एनिमी अटैक होता है तो किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है। तो यहाँ पे बाहुबली पूरी तरह से अवेयर हैं सराउंडिंग्स के लिए, इवेल्युएट कर रहे हैं फायर एलिमेंट जो उनका नेचर है, इवेल्युएट कर रहे हैं आगे बढ़ने का, डिसीजन लेने का, लीडरशिप का जो है उनका एलिमेंट, सो इवेल्युएट वो कर चुके हैं। दूसरा, इवेल्यूएशन के बाद उन्होंने ये देख लिया कि किसी चीज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, किस तरह से किस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब राज दरबार में बाहुबली सेनापति के जो अब राजा बन चुके हैं भल्लाल देव, उनके जो एक खास मंत्री हैं उनका सिर काट देते हैं। देखने में ये लगता है कि ये एक एग्रेसिव एक्ट है, एट अ टाइम ऑफ इम्पल्सिव एक एक्शन है, किसी भी टाइम कर दिया, लेकिन इसमें भी बाहुबली पूरा इवेल्युएट कर चुके हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उनके पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ये इवेल्यूएशन ऑलरेडी हो चुकी थी कि अगर इसको किसी टाइम पनिश किया गया, क्या उसको पनिश किया जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम अगर पनिशमेंट नहीं मिलती सेनापति के खास व्यक्ति को, देन ही विल गो थ्रू, क्योंकि राजा उसको सज़ा देने वाला नहीं है। और बाहुबली ने इवेल्युएट कर लिया कि अगर इसको इसी टाइम पनिश किया जा सकता है, दैट वुड बी अ डिसाइसिव डिसीजन, एक डिसीजन होगा, इट वुड बी सर्विंग जस्टिस इसी टाइम हो सकती है और इसका उन्हें नुकसान होगा, ये भी इवेल्यूएशन होगी। सो ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो ये है टिपिकल धनु राशि वाले लोग। ये काम जो करते हैं वो इम्पल्सिव एक्शन दिख सकता है मोमेंटली, ये हीट ऑफ द मोमेंट पे किया गया, लेकिन वो उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स इवेल्युएट कर चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन ले चुके हैं। तो 3 है फायर एलिमेंट्स हमारे, मेष राशि सेनापति कटप्पा, सिंह राशि शिवगामी देवी, और इसके बाद है धनु राशि जो है बाहुबली। तो इन 3 राशियों को हमें याद रखना है। अब इसके बाद हम आते हैं रिलेशनशिप्स मैनेजमेंट पर। तो नेचुरल ज़ोडिएक में जब हम देखते हैं कि इन 3 राशियों को कौन से नेचुरल पार्टनर्स मिले हैं, नेचुरल पार्टनर जो मेष राशि हैं, तो सेनापति जो कटप्पा हैं उनके जो नेचुरल पार्टनर हैं वो हैं 7 नंबर तुला राशि, इसी तरह 5 नंबर देवी शिवगामी, इनके जो नेचुरल पार्टनर हैं वो हैं 11 नंबर कुंभ राशि, और धनु राशि बाहुबली, इनका जो नेचुरल पार्टनर है वो है जेमिनाई मरकरी की राशि 3 नंबर राशि। अब रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने से पहले एक बात हमें और समझनी है कि रिलेशनशिप्स हम कहते हैं कि ऑपोजिट्स, इट शुड बी ऑपोजिट, लेकिन ये ऑपोजिट नहीं, ये बैलेंसिंग फोर्स होनी चाहिए। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो 4 एलिमेंट्स हमने देखे, फायर, अर्थ, एयर और वाटर। अब फायर और वाटर टोटल ऑपोजिट हैं, तो अगर हम ऑपोजिट्स की बात करें तो नेचुरल ज़ोडिएक में फायर एलिमेंट का पेयर जो होना चाहिए था वो वाटर के साथ होना चाहिए था, लेकिन आग और पानी का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो एलिमेंट्स जो हम मैच कर रहे हैं नेचुरल ज़ोडिएक में, वो हम इस बेस पर नहीं कर रहे कि वो ऑपोजिट्स हैं, इस बेस पर कर रहे हैं कि क्या वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। तो फायर और वाटर ये दोनों को बैलेंस नहीं करते, ये दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं। तो ऑपोजिट्स को हम मैच नहीं करा रहे, हम मैच करा रहे हैं उनको जो बैलेंस करते हैं। यही काम हमें रिलेशनशिप्स में करना है, वेदर एज एस्ट्रोलॉजर्स। अगर आप मैच मेकिंग करते हैं तो मैच मेकिंग आप ऑपोजिट्स की नहीं करा रहे, फायर और वाटर की नहीं करा रहे। किसी में अगर फायर एलिमेंट ज़्यादा है तो उसका मैच एक्सेस वाटर एलिमेंट वाले नेटिव के साथ नहीं करा रहे, मैच करा रहे हैं उनके साथ जो एक दूसरे को बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये बैलेंस किस तरह से प्रोवाइड होगा? बैलेंस की जो हमारी राशियां हैं, जैसे हमने देखा मेष राशि के साथ है हमारी 7 नंबर राशि तुला राशि जो है एयर एलिमेंट। तो सेनापति कटप्पा के सामने जो नेचुरल बैलेंसिंग फोर्स है, इसमें उनके सामने हैं जो हथियारों के सौदागर हैं असलम जी। कटप्पा ने बात की कि जो आपकी तलवार है जो आप यहाँ पर लेकर आए हैं, दैट इज़ नॉट अप टू आवर स्टैंडर्ड्स। सो ये एक इम्पल्सिव स्टेटमेंट था कटप्पा का, जो इसको थोड़ा सा उसको पोलाइटली भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, जैसे कि
क्योंकि कटप्पा का जो मेष राशि है वो बहुत हैवी है, सो इज़ अ वेरी हैवी फायर एलिमेंट एंड इनिशियल स्टेज की फायर एलिमेंट है, क्योंकि ये पहले ग्रुप में आती है। तो पहले ग्रुप की ये फायर एलिमेंट है, उठती हुई फायर है, तो सोचना समझना इनका ज़्यादा, जो इनका बोलना होता है, जो स्पीच होती है वो इम्प्रॉम्प्ट होती है, बहुत ज़्यादा सोच के नहीं बोलते, जो दिमाग में आया इमीडिएटली वो इसको बोल देते हैं। सो सिमिलरली कटप्पा जी ने तलवार देखी और कहा कि ये तलवार जो है दैट इज़ नॉट अप टू आवर स्टैंडर्ड। और किसी तरह के अगर नेटिव होता तो वो इस बात को इस तरह से भी कह सकता है, विल डिसाइड, देखेंगे इसमें मुझे इसकी परमिशन चाहिए और विल रिकॉर्ड। लेकिन कटप्पा ने एक सीधी बात की कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स की नहीं है एंड वी कैन नॉट एक्सेप्ट, ये तलवार हम नहीं ले सकते। अब इनके सामने जो बैलेंसिंग फोर्स है, जो 7 नंबर की राशि है, तुला राशि है, ये है सेनापति असलम। सेनापति नहीं है, वो एक ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं। सो उन्होंने इमीडिएटली उसको चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि आपने बात तो कह दी है, अब अपनी बात को साबित करो, यू हैव टू प्रूव इट। सो ये एक टिपिकल तुला राशि वाले लोग हैं जो एक बैलेंस्ड बात करते हैं। उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट नहीं किया, कन्फ्रंट नहीं किया कि ऐसे आपने कैसे कहा। उन्होंने कहा प्रूव करो, आप अपनी बात साबित करो। और जब ये प्रूव कर दिया कटप्पा ने कि हमारी जो स्पीड है, हम लोग इस स्टैंडर्ड के आपके वेपन नहीं ले सकते, ही एक्सेप्टेड इट ऑल्सो। सो ये भी जो हमारे व्यापारी असलम जी हैं, वो भी एक बहुत हैवी तुला राशि के व्यक्ति हैं। उन्होंने जब काउंटर किया कटप्पा को, उन्होंने उसी अग्रेशन से काउंटर नहीं किया, उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग के साथ काउंटर किया कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, तो सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, यू हैव टू प्रूव इट। और जब ये प्रूव हो गया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया। तो ये है बैलेंसिंग फोर्सेस। शादी में जब हम बात करें या रिलेशनशिप्स में हम बात करें, तो हम ये नहीं कहना चाहते कि रिलेशनशिप्स में आपके झगड़े नहीं होंगे। रिलेशनशिप्स में आपके झगड़े होंगे, सर्टेनली होंगे, लेकिन वो इसलिए हैं सो दैट इट ब्रिंग्स बैलेंस टू योर लाइफ। वो आपकी लाइफ में एक बैलेंस लेकर आए। हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि आपको एक्सेप्ट करना है हर बात को, बट यू हैव टू प्रोवाइड अ बैलेंस टू लाइफ। अपनी लाइफ में भी बैलेंस आपको चाहिए और जो सामने वाले का एलिमेंट है उससे भी आपको कुछ एक्सेप्ट करना है। सो जब इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, सेनापति कटप्पा की और जो हमारे सौदागर हैं, सो कटप्पा ऑल्सो बोज हिज हेड। सो कटप्पा भी ऐसे अपना सिर झुकाते हैं एंड ही ऑल्सो गिव्स ड्यू रिस्पेक्ट टू द ओपोनेंट। सो जब भी रिलेशनशिप्स में हमारी झगड़े होते हैं, हम डिसएग्री करते हैं किसी के साथ, ये जो डिसएग्रीमेंट है ये किसी टाइम हमारी एग्रेसिव भी हो सकती है, उस लेवल से ज़्यादा भी हो सकती है जिसमें हम, जैसे यहाँ पे ये दोनों हाथापाई भी कर रहे थे, तलवारों के साथ भी लड़ रहे थे, तो इट कैन गो बिट हायर ऑल्सो, ज़्यादा भी हो सकती है। अब इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप हर बात पे अग्री करें, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आपकी डिसएग्रीमेंट हो, इट शुड ब्रिंग बैलेंस टू द लाइफ टू बोथ ऑफ द पीपल। जो व्यापारी, जो हथियारों के सौदागर हैं, उनको भी एक गलत फहमी ना रहे कि उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ अमेजिंग, कि वो जो काम कर रहे हैं उससे बढ़िया चीज़ ही नहीं है। इसी तरह से जो सेनापति हैं उनको भी ये ना रहे कि मैं कुछ भी कह सकता हूँ या मुझे ये सब पता है, अगर आप ऐसा कुछ कहेंगे तो आपको उसे साबित करना पड़ेगा। सो दीज आर द बैलेंसिंग फोर्सेस। ये एक नेचुरल ज़ोडिएक है जो हम देखते हैं कि मेष राशि के सामने तुला राशि ही रखी गई है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अप्रोप्रिएटली बैलेंस कर रहे हैं। दूसरी राशि देखते हैं हम, शिवगामी देवी की, जो है सिंह राशि। इसके सामने जो नेचुरल ज़ोडिएक में हमारी राशि आती है, सातवें भाव पे इसकी जो राशि आती है वो 11 नंबर की शनि की राशि, जो है कुंभ राशि। तो शनि की राशि है कुंभ राशि और सूर्य की राशि है सिंह राशि। तो सूर्य और शनि हमें पता है कि दीज आर ऑपोजिट्स, लेकिन अब इसमें भी आप देखें कि ये जो शनि है ये मकर राशि का शनि नहीं है, ये कुंभ राशि का शनि है। अगर सिंह राशि के साथ, सूर्य के साथ मकर राशि के शनि को आप रखेंगे, दैट इज कंप्लीट डिजास्टर। हैवी कैप्रिकॉन सैटर्न एंड हैवी लियो इज नॉट अ गुड रिलेशनशिप। लेकिन सिंह राशि के साथ अगर जो हमारा 11 नंबर का शनि है, कुंभ राशि का शनि है, दैट इज अ गुड मैच। बाहुबली में जो हमारे 11 नंबर के शनि हैं, दैट इज
द फादर ऑफ भल्लाल देव, हस्बैंड ऑफ शिवगामी देवी। शिवगामी देवी के जो हस्बैंड हैं वो हैं हमारे कुंभ राशि के शनि, और वो शिवगामी को हर जगह काउंटर करते हैं, हर जगह उनको बैलेंस आउट करते हैं। सो टिपिकल आप उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वो भी एक टिपिकल शनि नज़र आते हैं। शनि रिप्रेजेंट होता है किसी भी टाइप के कंप्लेनिंग, ग्रजिंग, ग्रम्पी लोगों के द्वारा। सो कोई भी व्यक्ति अगर आपको दिखे बहुत ज़्यादा एक्सेस कंप्लेंट करता है, बहुत ज़्यादा ग्रजिंग है, उसको हर चीज़ से कंप्लेंट रहती है, हर चीज़ में उसको टेक्स्ट बुक चाहिए। सो भला बाहुबली ने प्रपोज किया कि हम त्रिशूल व्यू से इसको काउंटर करेंगे जो हमारे दुश्मन हैं। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट ही मेड कि किताबों के अलावा हमने किसी को इसको अप्लाई करते नहीं सुना। तो ये टिपिकल शनि की क्वालिटी है। शनि इज सिस्टम ओरिएंटेड, शनि को सिस्टम चाहिए और वो सिस्टम से काम कर सकता है। किसी भी ऑफिस के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो क्लर्क्स हैं, वो सब शनि हैं। उनको सिर्फ सिस्टम का पता है कि ये सिस्टम ऐसे चलता है, बियॉन्ड दैट सिस्टम दे कैन नॉट थिंक। अगर आप उनसे कोई बात करेंगे तो सबसे पहले वो कहेंगे कि द सिस्टम डज नॉट अलाउ इट, सिस्टम ऐसा नहीं है। तो यही सेम बात उन्होंने कही, शिवगामी देवी के हस्बैंड ने कही कि त्रिशूल व्यू तो सिर्फ किताबों में पढ़ा गया है, किसी ने उसको अप्लाई नहीं किया अभी तक, इट इज़ अनटेस्टेड। इसी तरह से ही चेक्स एवरी टाइम, हर जगह कंप्लेंट करते हैं विद हिज रीजनिंग। राजा बना दें, राजा किस लिए बना दे बाहुबली को, क्योंकि जो शर्त थी वो भल्लाल देव ने पूरी की है। सो वाई शुड वी मेक हिम, सो ही चैलेंजेस द किंग एवरी टाइम। यही मैच है, ये एक आइडियल मैच है जो बैलेंस आउट कर रहा है। अब देखने में एट टाइम्स दिस लुक्स मोर ग्लैमरस। जो लियो राशि वाले लोग हैं वो एट टाइम्स बहुत ग्लैमरस लगते हैं, और जो शनि बेस्ड लोग होते हैं वो एट टाइम्स बड़े अनप्लेजेंट लगते हैं कि दे आर कंप्लेंटिंग एवरी टाइम, वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट कर रहे हैं। लेकिन जो शनि राशि के लोग हैं, स्पेशली 5 और 11 का जो एक्सिस है, 5-11 में जो शनि बन रहा है, तो ये जो 11 शनि वाले लोग हैं ये नॉर्मली उन लोगों के साथ ही भिड़ते हैं जो जिनका सन बहुत हैवी है, जो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं एज अ रॉयल फेवर की लेट्स मेक द डिसीजन। सो 5 नंबर लियो साइन बहुत रॉयल साइन है, वो बहुत खुले दिल से डिसीजन लेते हैं, बहुत इंडिविजुअलिस्टिक थिंकिंग से डिसीजन नहीं लेते, अपने बेनिफिट के लिए डिसीजन नहीं लेते। सो उनके जो डिसीजन होते हैं वो रॉयल होते हैं, जैसे देने वाले ये लोग, आई गिव इट टू यू। और 11 नंबर वाले शनि, अब होता भी ऐसा कि किसी ना किसी रिलेशनशिप में ये दोनों भिड़ते ही भिड़ते हैं। मैरिज में नहीं हो तो किसी क्लोज रिलेशन में आप देखेंगे कि इस तरह के जो भी लोग झगड़ रहे हैं वो इसी तरह के रिलेशन में हो रहे होंगे, ऑपोजिट्स रिलेशन में कहीं ना कहीं वो मैच हो रहे होंगे। तो भल्लाल देव के पिताजी कंप्लेंट एवरी टाइम, हर टाइम उसको अपोज भी करते हैं। सो दिस इज 11th शनि एंड 5th लियो, दोनों फायर एलिमेंट और उसके सामने है एयर एलिमेंट। फायर एलिमेंट हर जगह बैलेंस हो रहा है हमारा एयर एलिमेंट से, तो फायर को एयर बैलेंस कर रही है। तीसरा हम देखते हैं बाहुबली, जो है धनु राशि के, हिज कैलकुलेटिव हैं, फायर है और फायर पूरी तरह से डेवलप्ड फायर है। सो 1, 5 और ये फाइनल स्टेज है फायर की। दिस फायर इज थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, उसके पास पूरी कैलकुलेशन है। इसको मैच किसके साथ किया गया है? इसको मैच किया गया है जेमिनाई के साथ। जेमिनाई इनिशियल स्टेज है मरकरी की ये बाल्यावस्था है, मरकरी का भी फायर साइन की ये स्टार्टिंग स्टेज है। तो एयर साइन की ये स्टार्टिंग स्टेज है। तो जेमिनाई राशि वाले जो लोग होते हैं दे आर क्यूरियस पीपल। जैसे छोटा बच्चा होता है 6-7 साल, 8-10 साल का, वो हर चीज़ के बारे में क्यूरियस है, हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है, आपसे दिन में 50 क्वेश्चंस भी पूछेगा। सो दिस इज जेमिनाई, हाईली कम्युनिकेटिव होते हैं, जस्ट बोलना भी सीखा ही है मरकरी ने, एंड ही इज कम्युनिकेटिंग विद एवरीबडी विद क्वेश्चंस, लोडेड क्वेश्चंस। तो ये जेमिनाई राशि है, इनका ड्यूअल फेस होता है। जेमिनाई रिप्रेजेंट करती है ट्विंस के द्वारा, तो जेमिनाई हैज़ अ ड्यूअल फेस, ड्यूअल आइडेंटिटी। वो कुछ एक मिनट में आपको लगेगा कुछ और बोलते हैं, दूसरे मिनट में उनका माइंड चेंज हो जाता है। अब इन दोनों का बैलेंस देखिए कि नेचुरल ज़ोडिएक में इसको कैले से बैलेंस किया गया है। तो जेमिनाई साइन को मैच किया गया है धनु राशि के साथ, सैजिटेरियस के साथ। तो ये जेमिनाई उसको बैलेंस प्रोवाइड कर रहा है सैजिटेरियस को। अब ये ज़रूरी नहीं कि ये मैरिजेस की बात करें, मैरिज में बहुत प्रोमिनेंट है, लेकिन ये किसी भी रिलेशन में हो सकता है। आपके किसी भी क्लोज रिलेशन में, किसी भी फ्रेंड रिलेशन में, किसी भी फैमिली रिलेशन में
आप देखेंगे कि ये दो जो एलिमेंट्स हैं, जब भी आप किसी को लड़ते देखें तो आप देखें कि कौन से उनके एलिमेंट्स जो हैं वो टकरा रहे हैं, कौन से एलिमेंट्स की वजह से, और क्या ये बैलेंसिंग फोर्सेस हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं या ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब ये चूहे बिल्ली वाली लड़ाई कर रहे हैं, आग पानी वाली लड़ाई है, या आग और हवा वाली लड़ाई है। अब हवा आग को बढ़ा भी सकती है, उसको बुझा भी सकती है। इट कैन हैव बोथ द इफेक्ट्स, बोथ आर इक्वली पावरफुल। लेकिन आग और पानी, दीज आर ऑपोजिट्स, ये दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो तीसरी राशि जो हमने देखी जो बैलेंसिंग फोर्स है वो है सैजिटेरियस और जेमिनाई। चार्ट्स में प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, उससे हमें पता लगेगा कि किसी का सैजिटेरियस कितना हैवी है। अगर सैजिटेरियस एसेंडेंट है वो कितना हैवी है, या मून भी सैजिटेरियस में है, अगर मून भी सैजिटेरियस में है, एसेंडेंट भी सैजिटेरियस है, तो दैट पर्सन इज अ वेरी हैवी सैजिटेरियस। धनु साइन उसका बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो धनु साइन को सैजिटेरियस को मैच किया गया है जेमिनाई के साथ, 3 नंबर के साथ। और बाहुबली में अब हम देखें तो बाहुबली के ऑपोजिट जो हैं, जो उसको बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हैं जो युवराज हैं हमारे रवि वर्मा। सो दैट इज अ टिपिकल जेमिनाई। वो एक टिपिकल जेमिनाई व्यक्ति हैं। ही इज फ्लिम्जी इन माइंड फर्म नहीं है उनका, बट कम्युनिकेटिव हैं, प्रिटेंशियस है, कुछ अलग ही प्रिटेंड कर रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं उससे कुछ अलग ही प्रिटेंड कर रहे हैं। बाहुबली इज अ सैजिटेरियस, हैवी सैजिटेरियस। और जो हमारे युवराज वर्मा जी हैं, ही इज अ जेमिनाई, ही इज अ डबल फेस पर्सन। आपको बोलेंगे कि मैं इतना बहादुर हूँ, बट इन इट सेल्फ ही इज अफ्रेड। तो इन दोनों का जो रिलेशन इस मूवी में फर्दर डेवलप होता है, वो फर्दर हमें दिखाता है कि किस तरह से ये जो एलिमेंट हैं एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे हैं। सो रिलेशनशिप्स में भी इसी तरह से बैलेंस आउट होता है, बैलेंसिंग फोर्सेस होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है रिलेशनशिप में? फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड योर एलिमेंट। आपका बेसिक एलिमेंट क्या है? हु इज़ गवर्निंग यू? आपके माइंड को कौन चला रहा है? आप फायर एलिमेंट हैं, आप एयर एलिमेंट हैं, वाटर एलिमेंट हैं, या फिर अर्थ एलिमेंट है। आपका एलिमेंट क्या है और सामने वाले का एलिमेंट क्या है? अभी हम सिर्फ ब्लैंक चार्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हमने किसी भी प्लैनेट को कहीं प्लेस नहीं किया। ब्लैंक चार्ट और उनके जो रिस्पेक्टिव लॉर्ड्स हैं जो नेचुरल ज़ोडिएक में है, कालपुरुष की कुंडली में है। तो ये 3 साइन हमने देखे, फायर एलिमेंट वाले, और किस तरह से एयर एलिमेंट इनको बैलेंस करता है। ऑपोजिट फोर्स चाहिए, एक एनिमी फोर्स नहीं चाहिए हमें। आग और पानी वाला ऑपोजिशन नहीं चाहिए हमें, आग और हवा वाला ऑपोजिशन चाहिए जो हमें बैलेंस प्रोवाइड करे। बात करते हैं अर्थ एलिमेंट की, जो है 2, 6, 10, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न साइन। हमने देखा कि 4 जो एलिमेंट्स पहले हैं वो अर्ली स्टेज है चारों एलिमेंट्स की, जो सेकंड स्टेज है वो एडवांस स्टेज है और मैच्योर स्टेज है, और फाइनली जो आखिरी 4 राशियां हैं वो हैं डेवलप्ड स्टेज इन्हीं चारों एलिमेंट्स की। तो अर्थ एलिमेंट्स जो हैं ये लोग हैं डूअर्स ऑफ द ज़ोडिएक, ये लोग काम करने वाले हैं। इनफैक्ट जो फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट हैं ये दोनों ही काम करने वाले हैं। डिफरेंस ये है कि जो फायर एलिमेंट के लोग हैं ये एक इम्पल्सिव डूअर्स होते हैं, इम्पल्स पे काम करते हैं, लेकिन जो अर्थ एलिमेंट वाले लोग हैं ये सोच के काम करते हैं, एनालाइज करके, कैलकुलेट करके काम करते हैं। इसी तरह से एयर एलिमेंट ये भी थिंकर्स हैं, लेकिन डिफरेंस एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट वाले लोगों में है। वाटर एलिमेंट तत्व जिनका प्रोमिनेंट होता है, जिनका हैवी होता है, वो लोग इमोशनल थिंकर्स होते हैं। इमोशनली वो ज़्यादा सोचते हैं बजाय रीजनेबल या लॉजिकल के। और हम ऐसे ही देखेंगे कि इनके मैच नेचुरल ज़ोडिएक में कैसे बने हैं, और इसी तरह से इन रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन या बेटर बनाया जा सकता है। अगर आप सामने वाले की एलिमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसकी मेन ड्राइव क्या है, तो आप एक बेटर रिजल्ट अपनी कन्वर्सेशन में, अपनी रिलेशनशिप्स में ला सकते हैं। इसका एग्जांपल हम अभी देखेंगे किस तरह से आप लोगों के साथ डील भी कर सकते हैं। तो 2 नंबर टॉरस साइन, अर्थ एलिमेंट, अर्ली स्टेज ऑफ अर्थ एलिमेंट, ये काम करने वाले हैं, सोच के काम करने वाले। इम्पल्स भी है इनके अंदर क्योंकि ये अर्ली स्टेज है अर्थ साइन की, इम्पल्स है, डिसाइसिव हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो डिसीजन मेकर भी हैं। एक बार जब डिसाइड कर लेते हैं टॉरस नेटिव, उसके बाद बहुत जल्दी इनको हिलाना बहुत मुश्किल है। डिसीजन लेने से पहले आप इनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जब एक बार इन्होंने डिसाइड कर लिया उसके बाद ये नहीं हिलते। जैसे हमने मेष राशि में देखा, सेनापति कटप्पा को जब ऑर्डर मिला तो उन्होंने लेफ्ट राइट नहीं देखा, सो ये भी लेफ्ट राइट नहीं देखते,
लेकिन ये लेफ्ट राइट तब नहीं देखते जब इन्होंने डिसीजन कर लिया है। डिसीजन करने से पहले ये सोचते हैं और काफ़ी सोचते हैं। टॉरस नेटिव का अगर हम प्रोमिनेंट कल्चर में बॉलीवुड में ही एग्जांपल देखें तो फिर से बाहुबली मूवी में आते हैं। यहाँ पे देवसेना का कैरेक्टर है वो एक बहुत हैवी टॉरस कैरेक्टर है। हमने देखा कि देवसेना जब बाहुबली दुश्मनों को हराने के बाद राजमाता शिवगामी से आदेश मिलता है कि देवसेना को बंदी बना के लाना है, तो वो वहाँ पर रिफ्यूज़ कर देती है। शी एक्सेप्ट्स बाहुबली, लेकिन जो डायलॉग है उनका वो रिप्रेजेंट करता है वर्बो पर्सनैलिटी। अपने आत्मसम्मान को छोड़ के जाना ये संभव नहीं है। सो ऐसे ही टॉरस नेटिव होते हैं, फ्रेंड होते हैं, गुड फ्रेंड्स, आपका साथ देंगे। अगर आपका कोई टॉरस फ्रेंड है, यू माइट नो कि टॉरस नेटिव्स अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में जहाँ पर वो बिल्कुल स्टिक हो जाते हैं वहाँ पर उनको हिलाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आपको उनके साथ अग्री करना पड़ेगा, तभी आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं या कुछ उनको अपने साथ ले सकते हैं। अदरवाइज वो आपके साथ नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देंगे। दूसरा, हमने देखा कि जब ये बात क्लियर हो गई कि जो प्रजा है उसने बाहुबली को एक्सेप्ट किया है एज किंग और भल्लाल देव को एक्सेप्ट नहीं किया, तो देवसेना उतनी ही क्लैरिटी के साथ ये बताती है सभा में कि राजा बनना बाहुबली को ही चाहिए और पूरी तरह से उसका सपोर्ट करती है। सो टॉरस पर्सनैलिटी वाले लोग भी, टॉरस हैवी लोग भी बहुत ही क्लियर होते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, किसी तरह का फियर नहीं होता इनको, फियरलेस लोग होते हैं और इलॉजिकल नहीं है। सो लॉजिक के साथ ही बात करते हैं। अपनी जो डिसीजन मेकिंग है, जो काम ये कर रहे हैं उसमें सोचने के बाद ही करते हैं। जिद्दी अगर हो रहे हैं तो जिद्दी होने से पहले भी ये बहुत सोचते हैं। सो इलॉजिकल या इररेलेवेंट नहीं है। बहादुरी देवसेना की हमने इस मूवी में कई जगह देखी। सो ब्रेव हैं, फियरलेस कम्युनिकेशन में भी फियरलेस हैं, सपोर्ट में भी फियरलेस हैं। लेकिन अगर आप इनका ईगो हर्ट करेंगे तो फिर ये आपको सपोर्ट नहीं करेंगे और पूरी तरह से डिनाई कर देंगे। जैसे देवसेना ने बाहुबली को भी मना कर दिया कि जा सकती हूँ लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिग्निटी। तो ये है देवसेना, हैवी टॉरस। अब इनका नेचुरल जो मैच है, नेचुरल पार्टनर कौन है जो लाइफ में बैलेंस प्रोवाइड कर सकता है टॉरस नेटिव को, वो है वृश्चिक राशि, जो नेचुरल ज़ोडिएक में 7th हाउस है। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है और ये मैच्योर जल तत्व है। ये कर्क राशि जैसा अर्ली स्टेज का जल तत्व नहीं है, इंडिविजुअल इमोशंस नहीं है। स्कॉर्पियन नेटिव्स हिडन रहते हैं और प्राइवेट लाइफ इनकी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा सोशलाइज, अपने इमोशंस को ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन पोजेसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। जो भी चीज़, चाहे वो फैमिली हो इनकी या इनकी जो कम्युनिटी है जिसमें रहते हैं, उसके लिए पोजेसिव बहुत होते हैं। बाहुबली मूवी से ही हम अगर वृश्चिक राशि का कोई व्यक्ति देखें तो वो है भल्लाल देव। भल्लाल देव एक टिपिकल स्कॉर्पियन है। पूरी मूवी में आपको कहीं ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जहां भल्लाल देव ने ये कहा हो कि मैं राजा बनने का इच्छुक हूँ। हालांकि बहुत इच्छा है राजा बनने की, राजा बनने के लिए प्लानिंग भी पूरी है, प्लॉटिंग भी पूरी है। बाहुबली को मारने के भी 3-4 प्रयास किए कि किसी तरह से ये यहाँ से निकले तो मैं राजा बनूं, लेकिन मुंह से एक बार भी नहीं कहा कि मैं राजा बनना चाहता हूँ। तो वृश्चिक हैवी जो लोग होते हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सोच के काम करते हैं कि किस काम का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो भल्लाल देव बहुत बहादुर भी थे, सेनापति थे, सोच के काम करते थे, हिडन थे, उनके मोटिव्स जो थे वो बहुत हिडन थे। और इसके अलावा जैसे इसका सिंबल है, स्कॉर्पियन का जो सिंबल है वो स्कॉर्पियो है, जो डंक मार सकता है, जो आपके साथ रह के भी आपको डिसीव कर सकता है। तो ऐसी ही नेचर भल्लाल देव की थी। फाइनली जब उन्होंने शिवगामी देवी को मनाया कि किस तरह से बाहुबली को मारना है, सो इट वाज थ्रू अ डिसीट। सो एक बहुत ही क्लेवरली क्रिएटेड पूरा प्लान था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। तो ये स्कॉर्पियन नेचर है कि स्कॉर्पियन बहुत इंटेलिजेंटली काम करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हर टाइम ऐसे प्लान करके कर रहे हैं, लेकिन ये जो फीलिंग है स्कॉर्पियन के, हर टाइम उनके सबकॉन्शियस में चलता रहता है। तो स्कॉर्पियन और टॉरस, ये है हमारा नेचुरल कंपैटिबिलिटी 2 और 7 नंबर।
इसके बाद एरीज साइन हमने देखा, मेष राशि उनका नेचुरल पार्टनर देखा तुला राशि, टॉरस नेटिव उनका नेचुरल पार्टनर हमने देखा वृश्चिक राशि, इसी तरह से जेमिनाई इसका नेचुरल पार्टनर है धनु राशि। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाटर एलिमेंट है, अर्ली स्टेज ऑफ वाटर एलिमेंट है। जैसे हमने पहले बात की कि जो पहले 4 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं वो अर्ली स्टेज हैं, और ये मोस्टली इनकी जो थिंकिंग होती है वो अपने तक ओरिएंटेड रहती है, अपने तक सीमित रहती है, अपने और अपनी फैमिली के लिए। सो कर्क राशि वाटर एलिमेंट है। सो ये थिंकर्स हैं, सोचते हैं और इमोशनली सोचते हैं, और इमोशनल जो इनकी थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहती है अपने और अपने क्लोज रिलेशंस तक, अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, अपने जो छोटा सा ग्रुप है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। 4 नंबर कर्क राशि का जो ऑपोजिट साइन है, जो इसको बैलेंस प्रोवाइड करता है, वो है मकर राशि का शनि। शनि एक कोल्ड प्लैनेट है, यहाँ पे इमोशन हाई है, और जो 10 नंबर साइन है मकर राशि है, ये अर्दी साइन है, और अर्दी साइन का एक एडवांस फॉर्म है। तो ये डूअर्स होते हैं, मकर राशि वाले काम करने वाले होते हैं, सिस्टम में बिलीव करते हैं और बहुत सिस्टम से काम करते हैं। ये बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होते, पूरी तरह से लॉजिकल होते हैं। सो जितने भी आप वर्कहॉलिक्स, एग्जीक्यूटिव्स, टॉप एग्जीक्यूटिव्स देखेंगे जिनकी फैमिली लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती, वो काम के लिए ही जीते हैं, वो लोग हैं मकर राशि वाले। ऐसा नहीं कि इनको काम सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए, काम ही इनका पर्पस है। सो काम के लिए ही ये जीते हैं, और नॉर्मली अपने कैरियर में ये बहुत ज़्यादा ग्रो भी करते हैं। तो जितने आप हाई एग्जीक्यूटिव्स देखेंगे मोस्टली उसमें हैं मकर राशि वाले, जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये आउट ऑफ द सिस्टम नहीं जाते। मकर राशि और कर्क राशि ये एक नेचुरल काउंटर बैलेंस है। नेचुरल ज़ोडिएक में, कालपुरुष की कुंडली में हम देखते हैं कर्क राशि को बैलेंस करती है मकर राशि। तो पहले मकर राशि को देखते हैं। रिसेंट पॉपुलर बॉलीवुड मूवी में अगर हम धुरंधर की बात करें तो यहाँ पे अजय सान्याल का जो कैरेक्टर है वो एक टिपिकल कैप्रिकॉन है, हैवी कैप्रिकॉन है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम पे। ऐसा नहीं कि काम को इनको कहता नहीं कि ये काम है, ही गोज आउट ऑफ हिज लाइन ऑफ ड्यूटी टू थिंक कि क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ऑल्दो इनकी सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये पुश करेंगे कि अपने काम को कैसे करें। सो मकर राशि वाले लोग बहुत डिवोटेड वर्कर्स होते हैं, डिवोटेड टू द सिस्टम, सिस्टम के लिए बहुत डिवोटेड होते हैं, सिस्टम के अंदर रह के काम करते हैं और सिस्टम में हाई एंड तक पहुंचते हैं। तो नॉर्मली जो टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, टॉप कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, जिनके लिए काम ही जिंदगी है, वर्क लाइफ इनका बहुत ही लिमिटेड रहता है, वो मकर राशि के लोग नॉर्मली रहते हैं। इसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि अजय सान्याल साहब किस तरह से मोटिवेट करते हैं हमजा अली को। हमजा अली दुखी है और उसको इन्होंने मनाना है कि कैसे उसको अग्री करें टू बिकम अ स्पाई फॉर हिम। तो हमजा अली अपनी जो पहले जसकीरत है, तो उस टाइम ये जसकीरत नाम है इसका कैरेक्टर का, तो जसकीरत अपनी इमोशनल स्टोरी बताता है कि मैं अब इस सिस्टम में बिलीव नहीं करता, हमारा फैमिली ट्रेडिशन था लेकिन सिस्टम की वजह से वो नहीं रहा, सो मैं इस सिस्टम में बिलीव नहीं करता, मैं इसमें काम क्यों करूं। तो अब ये जो मकर राशि वाले लोग हैं, अब आप इनका मोटिवेट करने का, काम करने का तरीका देखेंगे तो ये किसी भी तरह की इमोशनल बात नहीं करते। तो इमोशनल बात जो वो अपने इमोशंस पे जा रहा है जसकीरत, तो ये इमोशनल उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। तो ये उसमें एक पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं कि तुम्हारे पास जो तुम्हारा फ्यूल है, उसके लिए जो ईंधन चाहिए वो मेरे पास ही है, वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। सो आई कैन गाइड यू। सो किसी तरह का कोई इमोशनल टच, इवन उसका रिप्लाई भी नहीं किया, जो भी इमोशनल डायलॉग बाजी जसकीरत ने की उसका रिप्लाई भी नहीं किया सान्याल साहब ने, सिर्फ उसको ये बताया कि मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, और उसको एक लॉजिकल रीजनिंग दी, लॉजिकल डायरेक्शन दी किधर जा सकता है वो। तो हमजा अली जो पहले जसकीरत था, तो जसकीरत एक कर्क राशि का नेटिव है, कर्क हैवी है, इमोशनल इम्पल्स पे वो काफ़ी सारे लोगों को मार चुका है इमोशनल इम्पल्स पे, और उसकी वजह से उसका अब फ्यूचर अनसर्टेन है। फ्यूचर अनसर्टेन होने के बाद भी अभी वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि उसे ज्वाइन करना है इस काम को या नहीं करना। सो अजय सान्याल उसको
किसी भी तरह का इमोशनल बात में जाते ही नहीं है, उसकी सारी इमोशनल बातें सुनते हैं, चुपचाप सुनते हैं, कुछ नहीं बोलते, और उसके बाद सिर्फ 2 लाइनें उनकी हैं कि तुम्हारा जो फ्यूल है वो मेरे पास ही है, मैं ही तुम्हें सिर्फ उसकी डायरेक्शन दे सकता हूँ। तो ये इनका नेचुरल बैलेंस है कर्क राशि और मकर राशि का, और इस तरह से ये रिलेशन एक बेटर रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो ये बेटर रिलेशन तभी बन पाएंगे जब दोनों एक दूसरे के एलिमेंट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये तो हमारे हुए 4 एलिमेंट। सिंह राशि हमने पहले देखी, सिंह राशि और उसका काउंटर एलिमेंट 11 नंबर राशि। इसके बाद हम आते हैं वर्गो साइन पर और पाइसेस पे। सो लास्ट हमारा जो पेयर रह गया वो यही रह गया, इसके अलावा सारे पेयर हम लोग देख चुके हैं। तो लास्ट जो साइन है वो है वर्गो साइन, और इसका ऑपोजिट जो है वो है पाइसेस मीन साइन। सो वर्गो मरकरी है और पाइसेस जो है वो जुपिटर है। मरकरी का पहले हमने साइन देखा जेमिनाई, जो एक क्यूरियस साइन है, अर्ली स्टेज ऑफ एयर साइन है। वर्गो साइन मैच्योर स्टेज, यहाँ पे जो क्यूरोसिटी है वो कम हो चुकी है, क्यूरोसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे डिटेल ओरिएंटेशन ज़्यादा है। इंटेलेक्ट अभी भी है, इंटेलिजेंस है, लेकिन इंटेलिजेंस अब नई चीज़ें जानने की नहीं है। अब इंटेलिजेंस उस स्टेज पे आ गई है जब एक्सेस, काफ़ी सारा नॉलेज आपके पास हो गया है, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई है, अब आप उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हो, अब आपको उसमें अप्लाई करना है उसको। सो अर्थ साइन है 6 नंबर, 2, 6, 10 अर्थ साइन है। 2 और 10 हमने पहले देखा, डूअर्स हैं ज़ोडिएक के, काम करने वाले हैं और सोच के काम करने वाले हैं। कैप्रिकॉन तो सबसे ज़्यादा ही सोच के काम करने वाला है पूरी तरह से, ओवरऑल सिनेरियो देखकर, जैसे धुरंधर में अजय सान्याल है। टॉरस भी काम करने वाला है, सोचने के बाद, डिसाइड करने के बाद फिर ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन सोचने से पहले, करने से पहले टाइम लेता है। जो वर्गो साइन है ये एक मिडल स्टेज है, मैच्योर स्टेज है एयर साइन की, सोचते हैं, अर्थ साइन की मैच्योर स्टेज है। सो ये मोस्टली ओरिएंटेड हैं डिटेल्स में। सो अगर हम पॉपुलर कल्चर में देखें कोई वर्गो साइन, अर्थ साइन का कौन सा नेटिव, कौन सा कैरेक्टर हमें दिखता है, तो हम फिर से आते हैं धुरंधर मूवी पर। यहाँ पर जो रहमान डकैत का कैरेक्टर है वो एक हैवी वर्गो साइन है। अब वर्गो साइन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हमें यहाँ पे रहमान डकैत के कैरेक्टर में ही देखने को मिलेंगी। पहले तो ये ह्यूमन साइन है। ह्यूमन साइन का मतलब है कि ये डिटैच नहीं है अपने इमोशंस से। तो यहाँ पे इमोशंस रहते हैं, जैसे रहमान डकैत के थे। एक गैंगस्टर था, वेरी वेल नोन गैंगस्टर, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड था। सो उसके बेटे को मार दिया, तो डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज सो उसने बदला लिया, ऑल्दो उस पर प्रेशर था बदला नहीं लेने का। इसी तरह से ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं। रहमान डकैत अपने फील्ड में वेल नोन था, शेर बलोच था, लेकिन पॉलिटिक्स में भी जाने में इंटरेस्टेड था। सो वर्गो नेटिव्स जो होते हैं डूअर्स हैं, अर्थ साइन है, थिंकिंग साइन है, सोच के काम करते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड है, इमोशनल्स भी हैं, फैमिली इमोशन भी है इनका, फैमिली के साथ भी टच रहता है, करेक्टिव होते हैं, दूसरों को करेक्ट करने की इनकी एक टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है कि क्योंकि ये डिटेल ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हैं। सो सामने में अगर इनको कोई डिटेल दिखती है तो उसको करेक्ट करने की इनकी इम्पल्स बहुत ज़्यादा होती है। तो रहमान डकैत हमारे हैं टिपिकल वर्गो साइन, ग्रोथ करना चाहते हैं, इंटेलिजेंट हैं, जैसे फाइनल सीन में ऑब्जर्व बहुत जल्दी करते हैं। जैसे रहमान डकैत को जैसे ही पता लगा कि हमजा ने गाड़ी गलत डायरेक्शन में मोड़ दी है, सो पहले उसने क्वेरी की कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। फिर उसने आगे पीछे देखा कि आगे पीछे वाले भी नहीं हैं, फिर पूछा कि वो कहाँ गए हैं, और रिप्लाई के बाद उसे श्योर हो गया कि ये तो काम गलत हो रहा है, तो वो कहीं से मिला हुआ है। सो ये होते हैं टिपिकल वर्गो लोग, डिटेल ओरिएंटेड हैं, इनको डिटेल्स का पता है और उसके बेस पर अपना डिसीजन बनाते हैं। डिसीजन इनका इमोशनल बेस नहीं होता, रीजनेबल डिसीजन लेते हैं, लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। अब इनका नेचुरल काउंटर पार्ट कौन है, नेचुरल काउंटर बैलेंस कौन है इनका ज़ोडिएक में, वो है मीन राशि। मीन राशि जुपिटर की राशि है, जल तत्व की एडवांस स्टेज है। सो जल तत्व वाले नेटिव इमोशन से सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, और क्योंकि ये फाइनल स्टेज है, आखिरी के 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये लोग छोटे विजन के साथ नहीं सोचते, सिर्फ एक अपने बारे में या अपने छोटे सर्कल के बारे में नहीं सोचेंगे। ये लोग बहुत बड़े
ग्रुप के बारे में सोचेंगे, जैसे मकर राशि है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन, पूरे सिस्टम के बारे में सोचेंगे। इसी तरह से कुंभ राशि है, ये भी पूरे सिस्टम के बारे में सोचेंगे कि सिस्टम किस तरह से चलेगा, सिर्फ एक अपने बारे में सोच के नहीं चलेंगे। इसी तरह से मीन राशि है, ये भी इमोशनली सोचेंगे, लेकिन सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे, ये भी पूरे ओवरऑल सिस्टम को लेके चलेंगे, इसलिए ऑर्थोडॉक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मीन राशि का जो जल तत्व है वो नेचुरल काउंटर बैलेंस है वर्गो साइन का। और इसका अगर हम एग्जाम्पल लें धुरंधर मूवी से, तो ये है मेजर इकबाल। मेजर इकबाल का कैरेक्टर हम देखते हैं, कुछ उनके पर्सनल टच भी दिखाए जाते हैं। मेजर इकबाल की एक बेटी है, उसको दिखाया गया है, और मेजर इकबाल के फादर हैं। अब मेजर इकबाल बहुत ही क्लियर हैं, उन्हें पता है कि जो भी उनके पिताजी उनको कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। तो फाइनल स्टेज में वो रिवील भी करते हैं कि मुझे बहुत पहले से वो पता था। सो डिस्पाइट नोइंग दैट, उन्होंने पूरी तरह से उनको अच्छे से कंफर्टेबली रखा हुआ है। डिस्पाइट हिज फादर बीइंग वेरी क्रिटिकल, अननेसेसरी क्रिटिकल, उनको जो भी उनको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये इमोशनल बहुत ज़्यादा है। वर्क प्लेस पे जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी उनका है, वो एक अलग अप्रोच से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब फैमिली में काम कर रहे हैं तो इनका जो एक अलग ही कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, जो टिपिकल मीन राशि हमें दिखाता है। इमोशनली सोचते हैं, दिल से सोचते हैं, और ऑर्थोडॉक्स होते हैं, सिस्टम में बिलीव करते हैं। अब अगर हम उस मोमेंट की बात करें जब मेजर इकबाल मोटिवेट करते हैं या पुश करते हैं रहमान डकैत को, वहाँ पे हमें वर्गो और पाइसेस, इन दोनों की केमिस्ट्री देखने को मिलती है कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सो रहमान डकैत श्योर नहीं है कि वो अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट जाए या ना जाए, सो वो डिनाई कर देता है। सो रहमान डकैत कहता है कि मैं अपनी कौम के खिलाफ नहीं जाऊंगा, जो आपको हथियार चाहिए वो मैं नहीं दूंगा। सो वर्गो साइन, जेमिनाई, अर्थ साइन, डूअर, प्रोग्रेस भी करना चाहता है, और ह्यूमन साइन है, अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट भी नहीं जाता। अब इसके कॉन्ट्ररी जो मीन राशि के मेजर इकबाल हैं, वो कैसे उसको मोटिवेट करते हैं, कैसे उसको प्रिपेयर करते हैं कि यहाँ पर अगर आपने ग्रो करनी है, ग्रोथ आपने करनी है, तो आपको उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे बाकी सब कर रहे हैं। तो सभी लोग ऐसे कर रहे हैं, इसलिए इसके बिना आपके पास कोई रास्ता नहीं है। सो ये है मोटिवेट करना, जैसे मकर राशि के अजय सान्याल ने मोटिवेट किया हमजा अली को, इसी तरह से मीन राशि के मेजर इकबाल ने पुश किया, फोर्स किया। फोर्स का मतलब कन्विंस किया कि किस तरह से। तो कन्विंस करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि वो आदमी, सामने वाला जो नेटिव है, वो किस एलिमेंट का आदमी है। क्या वो ग्रोथ ओरिएंटेड है, आगे बढ़ना चाहता है? अगर आगे बढ़ना चाहता है तो वो किस तरह से बढ़ सकता है, क्या उसको रास्ता दिखाया जाए, क्या उसकी हेजिटेशन है। तो रहमान डकैत की जो मेजर हेजिटेशन थी वो ये थी कि वो अपनी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, और इसको ओवरकम कैसे किया मीन राशि के मेजर इकबाल ने, कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं और इसके बिना आप सिस्टम में ग्रो नहीं कर सकते। तो उनके इंडिविजुअल ड्रीम को उन्होंने कोरिलेट किया कि किस तरह से बाकी लोग कर रहे हैं। सो एक बड़ा सिस्टम उनको दिखाया कि अगर आपको बड़े सिस्टम में जाना है तो वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे सभी लोग कर रहे हैं। सो एक नेचुरल काउंटर पार्ट, काउंटर बैलेंस, और एक अप्रोप्रिएट मैच वर्गो साइन का मीन राशि। सो इसी तरह से हमारे रिलेशनशिप्स काम करते हैं। जब हम अंडरस्टैंड करेंगे एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को कि हम कौन से तत्व से बिलोंग करते हैं, कौन सा तत्व हमारे में एक्सेस है, प्रोमिनेंट है, उसके बाद हमें देखना है कि दूसरा है जो हमारे रिलेशनशिप में है, जिसके साथ हमारी रिलेशनशिप है, उसके बिहेवियर से कौन सा तत्व जो है वो ज़्यादा बाहर आता है, नज़र आता है। क्योंकि जो चार्ट है उसमें कोई एक एलिमेंट ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है, नहीं हो। जैसे अगर हम देखें किसी का अगर असेंडेंट और मून दोनों ही किसी एक पर्टिकुलर साइन में, दोनों ही वाटर साइन में है और दोनों ही सपोज मीन में है, मीन राशि में असेंडेंट भी है और मीन राशि में मून भी है, सो यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियर है कि ये किस टाइप का बिहेवियर होगा इस व्यक्ति का। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका मून साइन फायर साइन में हो, फायर एलिमेंट में हो, और आपका असेंडेंट किसी और साइन में हो, या आपके कुछ प्लैनेट्स उसको मिक्स कर रहे हों। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बिहेवियर वाइज ही देखना पड़ेगा कि कौन सा बिहेवियर ट्रेट आपको ज़्यादा नज़र आती है। तो सबसे पहले
अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, अपने एलिमेंट्स को अंडरस्टैंड करना है कि इन 12 में से आपका मेन एलिमेंट कौन सा है जो विजिबल है, जो नज़र आता है। उसके बाद जो आपका रिलेशन है, जिसके साथ भी आपका रिलेशन है, उसके पास उसके बिहेवियर में, उसकी पर्सनैलिटी में कौन सा एलिमेंट इन 12 में ज़्यादा विजिबल है। उसके बाद इसको किस तरह से बैलेंस आउट किया जा सकता है, किस तरह से एक अच्छा रिलेशनशिप्स बनाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बिल्कुल भी किसी तरह के डिसएग्रीमेंट्स या डिस्प्यूट्स ना हों। रादर हमने जैसे यहाँ देखा 12 राशियों में देखा, और किस तरह से नेचुरल ज़ोडिएक में वो अरेंज हैं, तो ऑपोजिट्स में अरेंज हैं। ऑपोजिट्स इस तरह से अरेंज हैं कि वो जो दूसरा एलिमेंट है वो आपको बैलेंस करेगा, और अगर वो आपको बैलेंस करेगा तो यहाँ पर कुछ कन्फ्रंटेशन, कुछ डिस्प्यूट, कुछ मतभेद होने बिल्कुल लाजमी है। उसके बिना आपका वो जो बैलेंस है लाइफ में वो क्रिएट नहीं हो सकता। अब ध्यान हमें इतना रखना है कि ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये एक म्यूचुअली रिस्पेक्टेबल लेवल पे रहें, उस लेवल पे ना जाए कि आप दूसरे से सीखने के लिए या दूसरा आपसे सीखने के लिए तैयार नहीं है। अगर उस लेवल पे आपका रिलेशनशिप आ रहा है तो वो रिलेशनशिप ख़त्म होने की तरफ जा रहा है। अगर आप सामने वाले से कुछ लर्न करने के लिए तैयार नहीं है और वो आपसे कुछ अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए तैयार नहीं है, फिर आपका रिलेशन एक अच्छी डायरेक्शन में नहीं जा रहा। तो आपको खुद भी अंडरस्टैंड करना है कि आपका एलिमेंट क्या है और दूसरे का एलिमेंट क्या है, इसके बाद ही अच्छी रिलेशनशिप्स मेंटेन की जा सकती हैं। एस्ट्रोलॉजी इसी तरह से हमें हमारे डे टू डे बहुत सारे डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प कर सकती है, हमारी एजुकेशन में हेल्प कर सकती है। आपका एलिमेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए अच्छी एजुकेशन कौन सी है, आपके लिए अच्छा करियर कौन सा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करती है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ कुछ मंत्र तंत्र या फ्यूचर की प्रेडिक्शन या सिर्फ यही नहीं है। सबसे पहले ये खुद को जानने, खुद को समझने और अपनी लाइफ को बेटर करने का एक तरीका है।